हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी अल्फा। माय नेम इज शिवेंदु जसवी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हैं आज से न्यू चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम सेकंड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9। बेसिकली बहुत सारे बच्चे बोर हो रहे थे, उनकी कंप्लेन भी आ रही थी कि सर चैप्टर 1 से लेकर 7 तक जो है हमारा हमने पढ़ लिया है, काफ़ी समय पहले हमने पढ़ लिया था, तो कुछ नया पढ़ाइए। और हमारे क्लास में भी चल रहा है, हमारे जो एग्जाम होंगे, यूटी जो हमारा एग्जाम होगा, या फिर हम चाहते हैं नया पढ़ना कुछ, ठीक है। तो इन पर्पसेस से हमने स्टार्ट किया है रे ऑप्टिक्स, फ्रेश चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। बहुत शानदार तरीके से हम लोग जो है इसको स्टेप बाय स्टेप, तो चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये। अगर हम बात करें वॉल्यूम सेकंड का तो ये सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा स्कोर भी आपको दिलवाएगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो इसीलिए हम लोग जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो एटलीस्ट अगर हम इसको बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो 7 to 8 सेशन में इसे हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 7 to 8 सेशन में एटलीस्ट हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे अच्छे तरीके से। और लगभग अगर आप देखेंगे इसका वेटेज देखेंगे एग्जाम में, तो लगभग जो है 9 से 11 नंबर के आसपास इसका वेटेज है एग्जाम में। कई बार 8-9 नंबर के पूछते हैं, कई बार इसका अगर रेशियो बढ़ जाएगा तो 10 से 11 नंबर के आसपास इसका वेटेज हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है। ज्योमेट्रिक्स आपको अगर अच्छी आती है, ज्योमेट्री अगर आपको अच्छे तरीके से आती है, चैप्टर पढ़ने में और मजा आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में ही हमने मेंशन कर दिया है, कि बेसिकली हम लोग आज के इस सेशन में इंट्रोडक्शन इन ऑप्टिक्स जानेंगे। यानी आज का सेशन जो हमारा है वो 10th क्लास का बेसिक्स होने वाला है। 10th क्लास में भी हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ के आए थे, जहां पर हमने बेसिक फेनोमेना लाइट का पढ़ा था, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह हमने पढ़ा था। तो उन्हीं सबको हम लोग आज रिवाइज करेंगे, बहुत बेसिक से बातें करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे 12th क्लास में इनका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। 12th क्लास स्टार्ट भी हमारी यहीं से होती है, एनसीईआरटी भी सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करता है। रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो दो फॉर्मूले हम लोग प्रूव करेंगे, R = 2F, और दूसरा हम लोग मिरर फॉर्मूला प्रूव करेंगे रिफ्लेक्शन में, जहां पर हम लोग मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले प्रूव करेंगे। तो ये सारी बातें जो है 12th क्लास में करनी होती है, क्योंकि 10th क्लास में हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं, डेरिवेशन नहीं करते हैं, वहां बस हम फॉर्मूला रट लेते हैं। तो ये सारी प्रूफ भी करना होगा आपको क्लास 12th में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप आज का जो पीडीएफ है बच्चे, आज का जो पीडीएफ है सेशन का नोट्स जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी अल्फा से। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और यहाँ से अमेजिंग पीडीएफ जो बना रहे हैं हम आपके लिए, नोट्स जो बना रहे हैं आपके लिए, डाउनलोड करिए विद एनोटेशन, ठीक है। यानी आज जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो सारी बातें आपको उस पर लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। तो सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे बेसिक बातें कि एक्चुअल में ऑप्टिक्स है क्या, ठीक है। ऑप्टिक्स है क्या ये हम समझते हैं। तो ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। जनरली ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं लाइट के बारे में। पूरी फिजिक्स को अगर हम क्लास 12 की सिलेबस की बात करें तो पूरे फिजिक्स को हमने 3 ब्रांच में डिवाइड किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि हमने वॉल्यूम 1 के मोस्ट ऑफ चैप्टर्स में ये पढ़ा था। सेकंड ब्रांच जो फिजिक्स का है वो ऑप्टिक्स है, जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 और 10 में, जिसके 2 फर्दर ब्रांच डिवाइड होंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसे हम रे ऑप्टिक्स कहेंगे, और दूसरा ब्रांच है वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग लाइट का वेव नेचर को स्टडी करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, जहां पर हम लोग ड्यूर नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे हम लोग। ये 3-4 चैप्टर हमारे मॉडर्न फिजिक्स के होंगे, ठीक है। तो फिजिक्स को हमने 3 ब्रांच में डिवाइड किया क्लास 12 के सिलेबस को। और ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच, मेजरली डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। लाइट की प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर लाइट ना होता तो आज आप जो विजिबल कर पा रहे हैं, हमें आप देख पा रहे हैं, या जो भी चीज हम देख पा रहे हैं अपने आसपास सराउंडिंग में, वो सभी पॉसिबल है लाइट के कारण ही है, ठीक है। तो लाइट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो विजिबल रेंज है जनरली, जहां पर हम लोग देखे थे कि VIBGYOR विब्ग्योर जो था हमारा, जो विजिबल रेंज था हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसी का ये एक पार्ट है तो ऑप्टिक्स, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्टिक्स को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चों। ऑप्टिक्स को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और सेकंड हमारा है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो हम लोग ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स को। क्या क्या पढ़ना है, एक्चुअल में क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। तो सबसे पहली बात ये आती है
कि जब हम लाइट को एज ए पार्टिकल मानते हैं, क्या मानते हैं, जब हम लाइट को पार्टिकल मान के स्टडी करते हैं, तो जब हम लाइट को पार्टिकल मान के स्टडी करेंगे तो यहां पर हम लोग लाइट का जो है रेक्टिलिनियर मोशन फोकस करेंगे। क्या करेंगे भाई, रेक्टिलिनियर मोशन हम लोग देखेंगे लाइट रेज का। यानी अगर लाइट रेज स्ट्रेट पाथ पे जा रही हो, ठीक है, लाइट रेज अगर स्ट्रेट पाथ पे जा रही हो तो इसकी स्टडी की जाती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, ठीक है। और दूसरा जो है बच्चे, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कि अगर लाइट पार्टिकल ना होकर एक वेव हो, यानी लाइट का जो पाथ हो कैसा हो, स्ट्रेट लाइन ना होकर वेव की तरह हो, ठीक है। अगर वेव की तरह लाइट ट्रेवल करे तो इसका स्टडी हम लोग करते हैं वेव ऑप्टिक्स में। पहली बात तो ये हो गई, क्लासिफिकेशन आप समझ गए। यानी जब हम लाइट को एज ए पार्टिकल स्टडी करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन फोकस करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन फोकस करेंगे, तो डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। और जब हम वेव नेचर की बात करेंगे कि लाइट वेव की तरह प्रोपेगेट होती है, वेव की तरह चलती है, तो इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो जनरली हमारे एनसीईआरटी में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में जो है हमारा ये चैप्टर नंबर 9 है, ये चैप्टर नंबर 9 है बच्चे हमारा, ठीक है। और ये जो हमारा है ये चैप्टर नंबर 10 है। कौन सा चैप्टर है बच्चे, तो ये चैप्टर नंबर 10 है हमारा, ठीक है। तो 2 चैप्टर हम लोग अलग अलग ब्रांच में डिवाइड करके इसकी स्टडी करते हैं। अब अगर हम बात करें कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है हमें, तो सबसे पहले देखिए आप पढ़ेंगे इसमें रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे इसमें, आप पढ़ेंगे बच्चे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। 2 मेजर टॉपिक है, पहला है रिफ्लेक्शन और दूसरा है बच्चे रिफ्रैक्शन, ठीक है। आपने क्लास 10th में इसके बारे में बेसिक नॉलेज तो लिया ही होगा, कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी लिया है तो हम आपको यहां साथ साथ बहुत सारी बेसिक बातें बताते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट्स नहीं रहे। अगर किसी बच्चे ने कोरोना टाइम में 10th क्लास में अच्छे से स्टडी नहीं भी किया है तो अब हम करवा देंगे आपको, एक भी कोई ऐसी बात नहीं आपको छूटेगी इसमें, परेशान होने देंगे आपको कि लगे ऐसा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमने नहीं पढ़ा 10th क्लास, अब क्या होगा हमारा, इन सारे डर से आपको बिल्कुल हम छुटकारा दिला देंगे, ठीक है। तो चलिए, जनरली 2 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको बच्चे इसमें, देखिए, एक तो आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक टॉपिक तो आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन। अभी ये सारी बातें देखा आपने, मैंने एक मिस्टेक किया, मैंने क्या मिस्टेक किया कि एक्चुअल में ब्लैक बैकग्राउंड है, इस पे हमने ब्लैक कलर से ही अंडरलाइन किया, ये विजिबल नहीं होगा, आगे हम समझेंगे इस बात को भी, ठीक है। ये गलती मैंने इसीलिए किया ताकि आपको लगे सर ने पेन चलाया पर दिख नहीं रहा क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे। तो एक्चुअल में आगे डिस्कस करेंगे कि जब हम किसी चीज को देख पाते हैं तो देखने के पीछे क्या फेनोमेना होता है, ठीक है। तो एक तो टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन और दूसरा टॉपिक है बच्चे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन को भी हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। पहला प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन और दूसरा स्फेरिकल मिरर पे रिफ्लेक्शन करेंगे। सेम एज रिफ्रैक्शन में भी हम करेंगे, रिफ्रैक्शन में हम लोग करेंगे ग्लास स्लैब पे रिफ्रैक्शन, इसके साथ साथ हम लोग प्लेन सरफेस या स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखेंगे हम लोग। इसके साथ साथ हम लोग बच्चे डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिज्म पे रिफ्रैक्शन, कि अगर एक प्रिज्म रखा जाता है तो प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बेसिस में आता है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है रिफ्रैक्शन पे। तो इन सब बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के रिफ्रैक्शन सेगमेंट में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जहां पर आप 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग टेलीस्कोप, दूसरा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप 2 टाइप का होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप। सेम एज टेलीस्कोप भी 2 टाइप के हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये सारी बातें जो डिस्कस की जाएगी वो की जाएगी रे ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का दूसरा नाम जो हमारे सिलेबस में लिखा है, एनसीईआरटी के बुक्स में लिखा है, वो क्या लिखा हुआ है, रे ऑप्टिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बारे में ब्रीफली जानेंगे तब जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। फिर भी एक बार मैं आपको बताऊं तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे कि लाइट का वेव नेचर है, वेव की तरह प्रोपेगेट होती है लाइट रेज, तो क्या क्या फेनोमेना करती है, जैसे इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम लोग। पोलराइजेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 छोटे छोटे डेरिवेशन करेंगे जिनमें से एक हम प्रूव करेंगे उसका हाइगेन्स प्रिंसिपल पे, रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को, ठीक है। इसके साथ साथ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें डिस्कस होगी हमारी किसमें, वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस की जाएंगी। तो अब तक आपके सामने पूरे चैप्टर का बढ़िया सामने खाका खींच दिया, समझ आ गया पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बिल्कुल बच्चे।
चलिए आगे बढ़ते इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दो मेजर टॉपिक्स हैं। हमने अभी डिस्कस किया था कि दो मेजर टॉपिक्स जो है बच्चे हमें इसमें डिस्कस करना है। पहला डिस्कस करना है रिफ्लेक्शन और दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दो मेजर टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज के लेक्चर में, हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन है तो रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है हमारे सामने कि हाउ डू वी परसीव थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो चीजें हैं हम उसे कैसे देखते हैं, कैसे महसूस करते हैं। तो सबसे पहले हम चीजों को आंखों से देखते हैं, देखकर हमें पता लग जाता है कि हाँ ये इस तरह का है, इस कलर का है, यहाँ है, इस तरह से। जैसे मान लें कि अगर कोई सामने आपके सामने का मैं ऑरेंज कलर का कोई एक ऑब्जेक्ट रख दूं, आप कहेंगे हाँ ये ऑरेंज दिख रहा है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? एक्चुअल में जो व्हाइट लाइट उस पर इंसिडेंट हुई है, जो हमारे आसपास सनलाइट आ रही है, व्हाइट लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, वो व्हाइट लाइट जो है बच्चे, वो व्हाइट लाइट उस पर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई पड़ती हैं। तो जनरली अगर ऑरेंज देख पा रहे हैं, इसका मतलब कि ऑरेंज लाइट जो विबग्योर का जो ऑरेंज है, वो ऑरेंज उस पर रिफ्लेक्ट हुई है इंसिडेंट होने के बाद, इसीलिए हमें दिखाई पड़ रही है। तो देखने के लिए हम लोग आंखों का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज अगर सुनना होता है, हम अपने आसपास की चीजें महसूस करना चाहते हैं, तो सुनकर भी कर सकते हैं कि हाँ इस तरह की साउंड आ रही है, तो हम लोग सुन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है किसी चीजों को महसूस करते हैं सूंघकर भी, है ना, स्मेल करके भी हम लोग महसूस करते हैं, परसीव कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग टेस्ट करते हैं, हमारे पास जो है टंग है टेस्ट करके महसूस करने के लिए, परसीव करने के लिए। और अगर नहीं तो फिर हम लोग उसे कैसे महसूस कर सकते हैं? टच करके। तो ये हमारे पास जो बेसिक ऑर्गन्स हैं किसी चीज को महसूस करने के लिए, परसीव करने के लिए हमारे आसपास देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें हमें पढ़ना है मेजरली क्या, हमें मेजरली पढ़ना है कि हम किसी चीज को देखते कैसे हैं। ठीक है, तो अगर आप मुझे भी देख पा रहे हैं, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन ये है कि लाइट रेज जो है, या तो मैं विजिबल हूं, दो तरीके से आगे हम पढ़ेंगे, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस। सिंपली ऐसे समझिए कि लाइट रेज जो है, अगर मान ले हम ये कि हमारी आंखें यहां है, ठीक है, हम यहां से देख रहे हैं, तो लाइट रेज अगर इस बल्ब से निकल रही है, तो ये बल्ब से निकलकर हमारे लाइट रेज आंखों पे इंसिडेंट हुई और फिर इमेज बना और हम देख पाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी चीज को देखते हैं। अगर आप मुझे भी देख पा रहे हैं तो लाइट मेरे ऊपर इंसिडेंट हुई और यहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक जाकर इमेज बनाया, इस कारण से आप किसी चीज को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो लाइट वो प्रॉपर्टीज है जो किसी चीज को देखने के लिए विजिबल बनाती है, किसी चीज को विजिबल बनाती है, लाइट का इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसके बाद हम लोग हैं, अब बात करते हैं कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या हर एक ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ेगा? नहीं, हम ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस दो तरह के ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका खुद का लाइट है, जिसका खुद के पास उसका लाइट है, यानी उसे देखने के लिए हमें किसी और लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं सन, या फिर ये हमारा दिख रहा है CFL ट्यूब लाइट दिख रहा है ये, या फिर हम बात करें इस स्मॉल लाइट की बात करें या कैंडल की बात करें, ये सब किसका एग्जांपल है? ये सब एग्जांपल है बेटा ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? ल्यूमिनियस एग्जांपल है। अगर हम बात करें स्टेबल की, अगर इसकी बात करें हम लोग, तो ये क्या है? नॉन ल्यूमिनियस है, इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम खुली आंखों से डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं। तो अगर हम इसको देखना चाहते हैं, अगर हम इसे देखना चाहते हैं कि हम इसे देखें, तो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किसी लाइट सोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगर अंधेरे कमरे में जहां पर लाइट नहीं हो और मैं अगर इस चेयर को रख दूं, मैं टेबल को रख दूं, अगर मैं इसे देखना चाहूं अंधेरे कमरे में वॉल को, क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि इनके पास अपना खुद का लाइट नहीं है। इस पे जब सनलाइट इंसिडेंट होगी या ट्यूब लाइट इंसिडेंट होगी, कमरे में अगर लाइट होगी, तो इस पर से रिफ्लेक्ट होकर आती है और रिफ्लेक्शन के कारण हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो दो तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस वो है जिनका खुद के पास लाइट है, और नॉन ल्यूमिनियस वो जिनके पास लाइट नहीं है, वो किसी दूसरे सोर्स से लाइट इंसिडेंट होने के बाद दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसके बाद हम लोग हैं, अब बात करते हैं हम लोग हैं, अब हम लोग बात करते हैं क्या अंधेरे कमरे में ये हमें दिखाई पड़ेगा चेयर? नहीं दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर हम कमरे में स्विच ऑन कर दें लाइट का, अगर हम लाइट ऑन कर दें तो क्या होगा भाई? सोर्स ये हमारा लाइट है, यहां से लाइट रेज इस पे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन होके हमारे आंखों तक पहुंचेगा और फिर हमें ये दिखाई पड़ेगा।
फिर हमें ये लाइट आसानी से दिखाई पड़ेगा, चेयर कमरे में रखा हुआ है ना। तो एक्चुअल में किसी चीज को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? लाइट की आवश्यकता होती है। अगर वो ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनियस हो, कैसा हो? नॉन ल्यूमिनियस हो। तो अगर ऑब्जर्वर यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो जरूरी है कि लाइट सोर्स से जो आ रही है लाइट, उसका रिफ्लेक्शन हो, तब जाकर हमें दिखाई पड़ेगा। बात समझ आई? बहुत मजा आ रहा है ना। हमने बहुत शानदार तरीके से आज पीपीटी बनाया बच्चों को विजुअलाइजेशन कराने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि स्टडी अल्फा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है बच्चे, तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो हमने समझ लिया, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो तरह की बातें, अगर वो ल्यूमिनियस है तो खुद दिखाई पड़ेगा वो, क्योंकि उसमें से लाइट इमर्ज हो रही होगी, और अगर नॉन ल्यूमिनियस है तो किसी दूसरे सोर्स से लाइट इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, हमारे आंखों तक पहुंचेगा और दिखाई पड़ेगा। क्या सोच के देखो बच्चे, क्या ये मुन है? ये मुन है। क्या मुन हमें दिखाई पड़ेगा यूं ही? नहीं। मुन देखने के लिए, क्योंकि मुन एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। कैसा है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट दिखाई नहीं पड़ता। होता क्या है? सोच के देखो, होता क्या है? एक्चुअल में सन से जो है लाइट आती है। सन क्या है? इसके लिए सोर्स है। सन क्या करता है? एक सोर्स के तौर पे काम करता है, और सन से लाइट इंसिडेंट होती है हमारे मुन पे, और उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जर्वर को, हम सभी को अर्थ से दिखाई पड़ता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे सन का लाइट मुन पे पड़ना घटता जाता है, जैसे जैसे डिक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे आप देखते होंगे कि चंद्रमा जो है, मुन जो है, धीरे धीरे शैडो होता चला जाता है, और अमावस्या के दिन तो कंप्लीटली शैडो हो जाता है। इसका मतलब कंप्लीटली जो बिल्कुल डार्कर दिखाई पड़ता है। हम लोग सामान्य तौर पे जानते हैं अमावस्या की रात अंधेरी हो जाती है बिल्कुल। क्यों अंधेरी हो जाती है? क्योंकि सूर्य से रोशनी चंद्रमा पे पड़ नहीं रही है, और इस कारण से चंद्रमा की जो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आती थी अर्थ तक, वो नहीं आ रही होती है। लेकिन पूर्णिमा के दिन हम देखते हैं बिल्कुल ब्राइट नाइट होती है ना, ब्राइट नाइट। तो इसका रीजन क्या है? कि सन से लाइट आती है और वो कंप्लीटली फुल्ली फोकस्ड होती है, बढ़िया से रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, और वो रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारे अर्थ तक आ रही होती है। इसलिए हमें बिल्कुल फुल मून दिखता है, ब्राइट मून दिखता है, और रातें भी जो पूर्णिमा की होती है बहुत शानदार तरीके से हमें दिखाई पड़ती है, चमकता हुआ, है ना। तो ये बेसिक फेनोमेना है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। क्लियर होगी बात ये? चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। समझिए, इससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको बच्चे, कि लाइट की स्पीड क्या होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। आपने पढ़ा था इक्वेशन कि स्पीड ऑफ लाइट जो लिखी जाती है वो लिखा जाता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है? रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमियाबिलिटी है, ठीक है। और अगर हम बात कहते हैं परमियाबिलिटी फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। क्या है ये? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सर म्यू नॉट परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। लेकिन अगर हम बच्चे इसकी वैल्यू की बात करें तो कितनी होती है सर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो होती है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये समझ गए। अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम की, अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट बात करें बच्चे मीडियम की, तो कैसे लिखेंगे आप इसे? हम कैसे लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं 1/√μ0 एप्सिलॉन μ0, और इसको μr लिख सकते हैं, और यहां से लिख सकते हैं आप एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। यानी इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है बच्चे, √μ0 एप्सिलॉन नॉट इंटू √μr एप्सिलॉन r। और ये जो टर्म आप देख रहे हैं μ0 μr इंटू एप्सिलॉन r, ये क्या है? ये कहलाता है बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लिखना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम के लिए, तो क्या लिखेंगे? c/n। और n क्या है? n क्या है बच्चे? n ही तो वो टर्म है जिसे हम लोग कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। n क्या है? वो टर्म है जिसे हम लोग कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात क्लियर हो गई कि लाइट किस स्पीड से चलती है। तो अगर हम बात करेंगे वैक्यूम की, तो वैक्यूम में लाइट स्पीड चलती है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट √μ0 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम बात करेंगे मीडियम की, तो मीडियम में इसकी स्पीड हो जाती है c/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अगर हम बात करें अगर हम ये लिखें कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, तो क्या लिख सकते हैं?
c अपॉन n1, और अगर हम लिखें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम तो क्या लिख सकते हैं, c अपॉन n2। और अगर मैं यहां से लिखूं बच्चे, अगर मैं यहां से लिखूं ऐसे कि v1 रेशियो v2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 रेशियो n1। तो एक रिलेशन ये मिल जाएगा हमें यहां से वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो याद रखना है आपको है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या रिलेशन होता है इसके बीच में, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन पे भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इसे लर्न करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है लाइट की, अगर लाइट किसी सरफेस बाउंड्री पे, जैसे हमने ये माना कि ये हम मान लेते हैं कि ये एयर मीडियम है, कौन सी मीडियम है, ये एयर मीडियम है, और ये मान लेता हूं कि ओशन है, तो यहां पर वाटर होगा, ठीक है। अगर ये ओशन है तो क्या होगा यहाँ पे सर वाटर होगा, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ वाटर होगा, ठीक है, समझिए इस बात को। तो अगर लाइट रेज आ रही हैं, इंसिडेंट हो रही है सन से, ये सोर्स है सन हमारा, अगर सन से लाइट रेज आ रही हैं और इंसिडेंट होती हैं एट द सरफेस बाउंड्री, ये सरफेस बाउंड्री है जो एयर और वाटर को सेपरेट करती है, ठीक है। अगर इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो क्या क्या हो सकता है लाइट का, क्या क्या हो सकता है लाइट का। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या फिर लाइट रेज रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दूसरा काम क्या होगा, लाइट रेज रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और तीसरा एब्जॉर्ब भी हो जाएगी, क्या होगी ये, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो कई सारे फेनोमेना होते हैं, ठीक है। सामान्य तौर पे बच्चे समझते हैं कि अगर हम सरफेस पे कोई ऐसा सरफेस ले लें जो वन साइड पॉलिश्ड हो, उस पे लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, हमेशा जरूरी नहीं कि कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो, लाइट रे हमेशा दोनों फेनोमेना एक साथ शो करती है, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी, ठीक है। यानी अगर हमें रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि लाइट रे कंप्लीट रिफ्लेक्शन शो कर रही है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन नहीं है, सम अमाउंट ऑफ लाइट रेज गो फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, वो रिफ्रैक्शन भी कर रही होती है, बट इतनी कम लाइट रेज, इतनी कम एनर्जी जा रही होती है वन मीडियम से अनदर मीडियम कि हमें रिफ्रैक्शन के फेनोमेना पता नहीं चलता है, ठीक है। ऐसे समझिए, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि हम जिस घर में रह रहे हैं उसका विंडो जो है ब्लैक कलर का एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। रात के समय में हम लोग जब बाहर देखते हैं, जब बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही होती है, तो हमें बाहर की सब चीजें दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब कि वो रिफ्रैक्शन कर रहा होता है, वो ग्लास कैसा कर रहा होता है, रिफ्रैक्शन, लाइट रेज आर पार जा रही होती हैं। लेकिन अगर रात में मान लो कि अचानक से बिजली चली गई और हमारे कमरे की लाइट जली हुई है, और तब जब आप देखेंगे उस ग्लास में तो आपको रिफ्रैक्शन दिखाई पड़ेगा, आपकी लाइट जो है वो इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होंगी, बाहर की चीजें आपको अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, डार्कर बिल्कुल, लेकिन आप जब उस शीशे में अपना चेहरा देखेंगे आपको दिखाई पड़ेगा। जब आप अपने कमरे की लाइट जला के रखेंगे तो क्या समझे आप, क्या वो ग्लास एक साथ दो फेनोमेना दिखा रहा है आपको, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी? जी हां बिल्कुल, हमेशा दोनों फेनोमेना एक साथ होता है, जो डोमिनेट करता है हम उसके बारे में उसका इंपैक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर आप समझिए, लाइट रे इंसिडेंट होगी किसी सरफेस पे तो दोनों फेनोमेना एक साथ करेगा, वो रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी, सम अमाउंट एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब सोचो इसके बारे में क्या क्या और हो सकता है, क्या क्या इनकी और प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। चलो ध्यान दो, अगर मैंने ये माना कि लाइट की वेलोसिटी जो है फर्स्ट मीडियम में v था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो f थी, और इसका वेवलेंथ कितना था, लैम्डा था, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी f, वेलोसिटी v, और इसका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा था। जब वो रिफ्लेक्ट कर गई, जब वो लाइट रेज इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट कर गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि सेम मीडियम में इसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी, ना तो इसका फ्रीक्वेंसी बदलेगा और ना ही इसका लैम्डा बदलेगा, यानी वेवलेंथ बदलेगा, यानी सेम क्वांटिटी रहेगी ये सब की सब। इसका मतलब यह है कि अगर रिफ्लेक्शन होता है, अगर रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद इन क्वांटिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब समझिए कि रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होगा। अगर लाइट रेज इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट होती हैं, अब आपने पढ़ा होगा अगर बेसिक 10th क्लास, तो आपको पता होगा कि अगर फर्स्ट मीडियम रेयरर है, सेकंड मीडियम डेंसर है, लाइट रेज जो है बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और दूसरी बात, अगर फर्स्ट मीडियम डेंसर है, दूसरी मीडियम रेयरर है, तो लाइट रे फार अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। कहां जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये बातें हम रिफ्रैक्शन में ब्रीफली करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए इस बारे में आप, ठीक है। बस ये बात याद रखना है कि अगर मीडियम लाइट रे चेंज करती है तो ये लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन
सेम पाथ पे तो नहीं जाएगी, या तो ये नॉर्मल के तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम ये समझते हैं कि लाइट रे एक्चुअल में आई और रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये रिफ्रैक्टेड रे की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, पहली बात ध्यान से समझिएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी बेटा चेंज हो जाएगा, क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और एक्चुअल में रिफ्रैक्शन फेनोमेना इसीलिए होता है क्योंकि लाइट रे जो है वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाने पर वेलोसिटी चेंज कर देती है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ये बात क्लियर होगी आपको, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि अगर लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगी तो वेलोसिटी वो पैरामीटर है जो बदलेगा। ठीक है, दूसरी बात हम बात करें फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स करती है सोर्स पे। किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे। और सोर्स तो देखिए बदला नहीं है ना, सोर्स तब भी सनलाइट था जब रिफ्लेक्शन हुआ, अब भी सनलाइट है जब रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, तो ये चेंज नहीं होगा मीडियम बदलने के बाद। लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, याद होगा अगर आपको, V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, आपने रिलेशन पढ़ा था ये, V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सोच के देखिए, आप यहां से क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं बेटा आप यहां से V अपॉन लैम्डा, क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी V अपॉन लैम्डा लिख सकते हो इसकी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे मानूं फ्रीक्वेंसी 1, ध्यान देना, अगर मैं इसे मानूं कि दिस इज ए फर्स्ट मीडियम ऑफ फ्रीक्वेंसी 1, यानी F1 मानूं मैं इसे फ्रीक्वेंसी, और यहां पर मानूं मैं सेकंड मीडियम में फ्रीक्वेंसी F2, तो आप कह सकते हैं ना कि सर फ्रीक्वेंसी जो है F1 जो है F2 के बराबर होगा, F1 जो है F2 के बराबर होगा। ठीक है, तो F1 के लिए आप यहां से रिलेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, V1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, और यहां से लिख सकते हैं आप में V2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। ठीक है, लिख सकते हैं आप यहां से। अगर बेटा मैं वेलोसिटी का रेशियो बना दूं यहां से, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का रेशियो अगर मैं लिखूं यानी V1 अपॉन V2, तो इसको लिखा जा सकता है लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। और अगर मैं वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन देखूं यहां से, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। ये बात समझ आई आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है वेलोसिटी, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, ये बेसिक बातें हो गई, ये सारी बेसिक बातें हो गई जो आपको बहुत हेल्प करेगा पूरे फेनोमेना को, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को समझने में। अमेजिंग है ना, बिल्कुल मजा आ रहा है, बिल्कुल आसान है ना। चलिए अब हम समझते हैं इसके बाद डेफिनेशन देख लीजिए, 10th क्लास की बातें, डेफिनेशन फिर भी आपको याद रखनी पड़ेगी। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम। अगर लाइट रेज बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे इसे आप, रिफ्लेक्शन कहेंगे। बट द लाइट रेज चेंज इन वेलोसिटी, अगर लाइट रे इंसिडेंट रेज आती है और वेलोसिटी चेंज कर लेती है अपना ड्यू टू मीडियम, ड्यू टू चेंज इन मीडियम, यानी अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पर वेलोसिटी बदल देती है, तो दैट फेनोमेना इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी वो सर, रिफ्रैक्शन कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्शन कहलाएगी। है ना अमेजिंग, मजा आया बिल्कुल। चलिए अगर मजा आ रहा है आपको तो सेशन को शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आप जाएंगे नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद हम लोग, आगे बढ़ते इसके बाद हम लोग और नेक्स्ट समझते हैं। इसके बाद हम लोग बातें, रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा, अब समझिए इसके बाद कुछ कुछ और बातें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। क्या समझेंगे हम लोग, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में समझेंगे। एक्चुअल में ये बेसिक लॉ है, बहुत बेसिक लॉ है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। क्या कहता है ये लॉ, ये लॉ ये कहता है कि अगर आपने एक सरफेस लिया है जो कि प्लेन मिरर, जनरली यहां पर हमने क्या लिया है, प्लेन मिरर लिया है, यानी अगर आपने एक प्लेन सरफेस लिया है, ठीक है, अगर आपने प्लेन सरफेस लिया है और आप इसके एक साइड को सिल्वरिंग कर देंगे, अगर आप इसके एक साइड को सिल्वरिंग कर देंगे, तो लाइट रेज जो इंसिडेंट होगी, जो लाइट रेज ऐसे देखो यहां से, ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, ये क्या है, ये इंसिडेंट लाइट रेज है। ये लाइट रेज एक्चुअल में जो इस पे इंसिडेंट होंगी, वो लाइट रेज जितने एंगल से इंसिडेंट होगी सेम उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वो, ठीक है, सेम उतने एंगल से इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी ऐसे समझिए कि दिस इज ए सरफेस, दिस इज ए सरफेस जहां हम लोग लाइट इंसिडेंट कराएंगे। अगर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होती है, हम क्या करेंगे इसके बाद,
नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हम इसके बाद क्या करेंगे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वहां पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और लाइट रे जितने एंगल से इंसिडेंट हुई है सेम उतने एंगल से ही, थीटा एंगल से ही ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये बेटा कहलाएगा इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होके गई है वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। आप देख सकते हैं दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर इंसिडेंट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उस पे इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट रे जब बाउंस बैक होगी ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट पर जहां पर ये इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये बात समझ में आ गई। ये पूरा आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं इसे। अब एक्चुअल में बेसिक दो लॉज हैं इसके। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये समझिए कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ये जो नॉर्मल के साथ आप एंगल देख रहे हैं, तो एक्चुअल में जो नॉर्मल के साथ आप एंगल देख रहे हैं इसका नाम है बेटा इंसिडेंट एंगल। क्या नाम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कह सकते हैं आप। क्या कहेंगे इसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है रिफ्लेक्टेड रे, इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एनी शेप, यानी किसी भी तरह का शेप हो, अगर उस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर उस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है उसके लिए, चाहे सरफेस स्मूथ हो रफ हो। आगे हम पढ़ेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो बेटा दो लॉ है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, सॉरी रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई जो है ये वो आर के बराबर होगा। यानी नॉर्मल के साथ जितना एंगल आई बना रहा है उतना ही एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ ये आर भी। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ। आप एक बेटर एग्जांपल समझिए। आपने देखा है क्रिकेट खेलते समय जो है विकेट लगाए जाते हैं बैट्समैन के पीछे। एक्चुअल में बैट्समैन के पीछे विकेट लगाए जाते हैं। अगर मैं ये मान लूं कि बेटा यहां पे विकेट लगाए गए हैं, यहां पे अगर विकेट लगाए गए हैं तीन ऐसे, ग्राउंड पे जो है तीन ऐसे विकेट लगाए गए हैं अगर, ठीक है ऐसे विकेट लगाए गए हैं, तो आप यहां से देखेंगे बैट्समैन इधर से खेल रहा है, बट इसके बगल में, इसके एकदम बिल्कुल पैरेलली सामने यहां पर आप देखेंगे कि एक एम्पायर खड़ा होता है जिसे हम लोग कहते हैं थर्ड एम्पायर कहते हैं। वो ऑब्जर्व करता है, क्लोजली ऑब्जर्वेशन उसका होता है कि बैट्समैन और क्या नाम है इसका बॉल के बीच में किस तरह का बिहेवियर हो रहा है, कहीं एलबीडब्ल्यू तो नहीं है, अगर स्टंपिंग हो गई है, ये सारी बातें ऑब्जर्व करता है। लेकिन अगर आप विकेट्स ऐसे हैं, अगर ऐसे विकेट है और जब आप इधर से देख रहे होंगे, ध्यान रखिएगा विकेट ऐसे तीन लगे हुए हैं, अगर आप जब इधर से देखेंगे आपको सिंगल विकेट दिखाई पड़ेगा, क्योंकि तीनों के तीनों विकेट कैसे हैं, सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन में। ये बेटर एग्जांपल था, है ना, समझ गए आप ये बात। चलिए तो ये फील आ गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इसे अच्छे से लर्न कर लेना आपको। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लिख के बताइए, बट समझ में आनी चाहिए। आप सोच के देखिए, आप 12th स्टैंडर्ड में, इसके बाद आप कॉलेज वगैरह में जाएंगे, आप बहुत अच्छे अच्छे स्टडी करेंगे आगे, आप आगे बहुत ब्रॉडली स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स का, तो आपको बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए कम से कम। ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे एज ए गुड स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप एक गुड स्टूडेंट हैं तो ये सब बातें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अब बात आती है प्लेन मिरर की। ठीक है, आज हम बेसिक बातें करेंगे प्लेन मिरर की, बहुत बेसिक बातें करेंगे प्लेन मिरर की। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा उसमें हम लोग और डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से प्लेन मिरर के बारे में। क्लियर है ये बात। चलिए समझते हैं प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर क्या होता है। समझिए एक हमने ऐसा सरफेस लिया है, एक हमने ऐसा सरफेस लिया है, ठीक है, एक ऐसा हमने सरफेस लिया है और उसके एक हिस्से को हमने सिल्वरिंग कर दिया। क्या कर दिया, उसके एक सरफेस को हमने सिल्वरिंग कर दिया, यानी पॉलिश कर दिया। और उसके बाद जो उसे हम लोग पॉलिश करने के बाद एक दूसरे सरफेस को, जो दूसरा सरफेस बचा, उस पर हम लोग लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो वो रिफ्लेक्शन शो करता है। क्या करता है, वो रिफ्लेक्शन शो करता है। तो एक्चुअल में प्लेन मिरर एक ऐसा सरफेस जिसका सरफेस एक पॉलिश्ड होता है, सिल्वरिंग की होती है, ठीक है, कोटेड होता है। तो जनरली सिल्वरिंग ऑफ थिन ग्लास प्लेट ऑन वन साइड, जब आप किसी ग्लास प्लेट के वन साइड को सिल्वरिंग कर देंगे, कोटिंग कर देंगे, वो क्या कहलाएगा बच्चे, वो कहलाएगा प्लेन मिरर। हम लोग हर रोज घरों में, मॉर्निंग में हम लोग स्कूल जाते हैं प्रिपेयर होके, पार्टी में जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स में जाते हैं, हमेशा हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए एकदम सर से लेकर पांव तक हर चीज देखने के लिए कि बहुत अच्छी फिटिंग है या नहीं, बढ़िया जेंटलमैन लग रहे नहीं लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे नहीं लग रहे हैं, देखने के लिए हम लोग हर रोज मिरर यूज करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं सर।
वो मिरर कौन सी है? वो प्लेन मिरर का एग्जाम्पल है, प्लेन मिरर का ही वो बेटर एग्जाम्पल है। तो एक्चुअल में हम लोग प्लेन मिरर यूज करते हैं एवरीडे, बट आज हमें पता लगा कि हाँ वो तो प्लेन मिरर था, है ना। तो प्लेन मिरर की जो फेनोमेना आपने ऑब्जर्व किया होगा, कुछ बेसिक बातें आपको भी पता होगा, सर वो तो वर्चुअल इमेज बनाता है ना। आगे हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर दोनों तरह का इमेज बना सकता है, रियल भी और वर्चुअल भी। समझेंगे इसे विस्तार से, हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे भी। दूसरी बात आपने क्या पढ़ा होगा, सेम साइज का इमेज बनाता है, जितना बड़ा आपका चेहरा होता है उतना बड़ा ही दिखाता है वो, है ना। ऐसा नहीं कि हम सामने खड़े हुए हमें चूहिया की तरह दिखा दे, बिल्ली की तरह दिखा दे, कभी पता चले हाथी की तरह साइज कर दिया, नहीं। सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज दिखाता है। दो तीन ऐसी और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इमेज के इक्वल होता है। ये सारी बातें इसकी प्रॉपर्टीज है, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब समझिए एक इंपॉर्टेंट बात और, एक इंपॉर्टेंट बात और समझिए। एक्चुअल में हमने क्या कहा था, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जनरली वेव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब सोचो अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्या इससे एक रेज निकल रही होंगी? नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रही हैं, यानी इससे बहुत सारे रेज निकल रहे होंगे, बहुत सारे रेज इससे निकल रहे होंगे, एमर्ज हो रहे होंगे, इस तरीके से बहुत सारे रेज निकल रहे होंगे। लेकिन हम लोग क्या अगर किसी इमेज को बनाना चाहते हैं, इमेज फॉर्मेशन करना चाहते हैं प्लेन मिरर पे, लेंस पे, क्या हम बहुत सारे रेज लेंगे? हम इतना रेज लेंगे जो हमारे लिए सुटेबल हो, कंफर्टेबल हो, सॉल्यूशन कर पाना, हम बेसिक थ्योरी पढ़ पाए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ लिमिटेड रेज को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये बात हमें समझ में आती है कि रेज जो स्ट्रेट लाइन लेना है, जनरली ये रेज कैसी होती हैं? ऐसे होती हैं, वेव की तरह होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ड्रॉ ना करके हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। वेव को ड्रॉ नहीं करके हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं लाइट रेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये बात क्लियर हो गई? अब समझिए, अगर हमने बहुत सारे लाइट रेज पैरेलल बना दिए ऐसे, अगर बहुत सारे लाइट रेज पैरेलल बना दिए तो बेटा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है बीम। क्या कहलाता है ये बेटा? ये बीम कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी अगर पैरेलल लाइट रेज हो तो इसे हम कहेंगे बीम, कहेंगे पैरेलल बीम कहेंगे। क्या कहेंगे? बीम कहेंगे इसे, ठीक है। ये पैरेलल बीम कहलाएगा। अब सोच के देखिए, अगर मैंने ऐसे बना दिया, इसे आप नाम भी दे दीजिए, नाम लिख ही देते हैं इसका हम लोग कि ये पैरेलल बीम कहलाएगा। इसे हम लोग कहेंगे रे कहेंगे। क्या कहेंगे? रे कहेंगे। ये पैरेलल बीम हो गया। अगर बेटा ये बीम ऐसे पैरेलल ना होकर ऐसा हो, ठीक है, ये ऐसे हो, बिल्कुल इस तरीके से हो, तो आप इसे क्या कहेंगे? इसका नाम हो जाएगा बेटा डाइवर्जिंग बीम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा डाइवर्जिंग बीम कहेंगे इसे हम लोग, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि ये बीम जो है कुछ इस तरीके से आ रहा हो, किसी एक पॉइंट पे आके मिल रहा हो, ठीक है, इस तरीके से हो, तो इसे आप क्या कहेंगे? इसका नाम हो जाएगा कन्वर्जिंग बीम हो जाएगा नाम। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? इसका नाम हो जाएगा कन्वर्जिंग बीम, ठीक है। ये बात आप समझ गए। रे क्या होता है? एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगा इसके डायरेक्शन को, वेव के डायरेक्शन को, लाइट के डायरेक्शन को, ठीक है। पैरेलल बीम का मतलब अगर पैरेलल लाइट रेज, बहुत सारे लाइट रेज हो, उसे पैरेलल बीम कहेंगे, ठीक है। डाइवर्जिंग का मतलब अगर ये एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखे, आपको एक दूसरे से अगर दूर जाती हुई दिखे, इसे डाइवर्जिंग कहेंगे। और अगर एक दूसरे से क्लोज आती हुई दिखे, एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखे, इसे आप क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग बीम कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई? चलिए अब समझिए कि अगर हमने बहुत सारे पैरेलल लाइट रेज, पैरेलल बीम्स अगर हमने इंसिडेंट करा दिए, अगर हमने बहुत सारे पैरेलल बीम अगर इंसिडेंट हमने करा दिए प्लेन मिरर पे, क्या होगा? ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ही जाएगा। कैसा जाएगा? पैरेलल ही जाएगा। ये बात हमें समझाना था आपको। ये बात समझ में आ गई? यानी अगर प्लेन मिरर पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी। कैसे जाएगी? पैरेलल ही जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो आपने प्लेन मिरर समझ लिया, बीम समझ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अब समझते हैं कि एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे पड़ता है। चलिए इसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब देखिए यहां पर है ऑब्जर्वर, यहां पर है हमारी आंख, ठीक है, यहां है वही ऑब्जर्वर, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है। अब सोच के देखो, अब सोच के देखो कि अगर मुझे इस पेन को देखना है और मान लो कि सामने एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ हो, प्लेन मिरर लगा हुआ हो, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे बीच में रखा हुआ है और सामने एक प्लेन मिरर है, ऐसे प्लेन मिरर है। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो दो तरीके हैं। एक तो इस पेन से डायरेक्ट लाइट रेज निकलेगी, हमारे आंखों तक इंसिडेंट होगी और हमें ये दिखाई पड़ेगा। दूसरा ये कि ये इस मिरर, इस पेन का इमेज हमें मिरर में दिखाई पड़े।
इस पेन का मिरर हमें इस पेन का इमेज हमें मिरर में दिखाई पड़े। दो तरीके से आप इसे देख सकते हैं। पहला, डायरेक्ट इसे जो लाइट रेज निकल के आपकी आंखों तक आएगी। दूसरा, इससे लाइट रेज निकल के जाएगी मिरर पे और मिरर से रिफ्लेक्शन होकर हमारे आंखों तक आएगी। दो तरीके हैं आपको इसका इमेज देखने का। ठीक है, हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिया है। कैसा? हमने बेटा ऑब्जेक्ट लिया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। कैसा ऑब्जेक्ट लिया है? हमने लिया है ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है हमने। ठीक है, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से हमें इमेज देखना है कि ये इमेज किस तरह की हमें दिखाई पड़ती है पॉइंट ऑब्जेक्ट से। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब समझिए, एक तो तरीका ये है कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेगी। इस ऑब्जेक्ट से, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, है ना, इस ऑब्जेक्ट से ब्लू करते हैं, थोड़ा सा शायद अच्छा लगे दिखने में, है ना। चलो, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेगी और डायरेक्ट हमारे आंखों तक आएगी और हमें दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप इसे? डायरेक्ट इसे हम देख सकते हैं। ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है ना, ब्लू की विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, चलो येलो ही रखते हैं, येलो ही रखते हैं। दूसरा तरीका क्या है बेटा? दूसरा तरीका यह है कि यहां से लाइट रेज निकलेगी और इस मिरर पे जाकर इंसिडेंट होगी। आफ्टर इंसिडेंट ये लाइट रेज ऐसे यूं जाएगी, ट्रेवल करेगी, और ये लाइट रेज जो है हमारे आंखों तक ऐसे आकर इंसिडेंट हो जाएगी और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जब ये लाइट रेज ऐसे आकर हमारे आंखों पर इंसिडेंट होगी तो हमें ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ एक्सटेंड करके कहीं यहां पे मिलती हुई दिख रही। हमें कहां दिखेगी? हमें ये ऑब्जेक्ट मिरर के बिहाइंड दिखेगी, पीछे दिखेगी। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रियल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसका हमने एक्सटेंडेड इमेज बनाया है, ठीक है, जिसका हमने एक्सटेंडेड इमेज बनाया है, हमें लगेगा ऐसा कि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? हमें ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम कभी बार कहते हैं कि प्लेन मिरर अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसा बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। और अगर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो रियल ऑब्जेक्ट होता है। सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया, है ना। यानी रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, ऐसे समझिए। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है बेटा तो कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज बनेगा। ये प्लेन मिरर की विशेषता होती है। ठीक है, ये प्लेन मिरर की खासियत है। इस तरीके से हमें इमेज दिखाई पड़ता है। ये बात समझ आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अब समझते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज की बात करेंगे हम लोग। अब ध्यान देना, जनरली क्या हुआ था? हुआ ये कि लाइट रेज इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से ऐसे यूं निकली, ऐसे निकली, ठीक है, इस तरीके से निकली, और आफ्टर इंसिडेंस ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे दूर जा रही हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे से मिलेगी? नहीं, कभी नहीं मिलेगी। तो बेसिक फंडा समझिए आप इस बारे में कि इमेज का फॉर्मेशन कब होता है, कहां होता है, कैसे माने कि यहां पर इमेज बनेगी। तो इमेज जहां पर भी बनेगी, इमेज बनने का क्राइटेरिया क्या है? तो इमेज इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इमेज उस पॉइंट पर होगा जहां पर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। बात समझ आई? रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। सोच के देखिए, अगर हम इस रे की बात करें, इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। क्या लग रहा है कभी फ्यूचर में आगे जाके ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी? कभी नहीं करेगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ। और जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे बेटा पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहां पर ये आपको दिखेगा इंटरसेक्शन करता हुआ। इसीलिए हम कहेंगे इमेज यहां पर बन रही है, और ये इमेज कैसा होगा? वर्चुअल इमेज होगा। कैसा इमेज होगा? ये वर्चुअल इमेज होगा। ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? तो भाई ऑब्जेक्ट वहां मानते हम लोग हैं जहां पर इंसिडेंट रे आपको दिखे इंटरसेक्ट करता हुआ। क्या दिखे आपको? इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन दिखे, एट दैट पॉइंट हम कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्ट को। ऐसे समझिए कि अगर इस रेज को हम देखें जो इंसिडेंट हो रही है वो कहां दिख रही है आपको? इंटरसेक्ट होता हुआ इस पॉइंट पर, ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज रियल ऑब्जेक्ट। ये क्या है बेटा? ये रियल ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसलिए वर्चुअल इमेज बना रही है ये। अब क्लियर हो गया ये इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर पे, है ना। अमेजिंग है, बहुत शानदार लग रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ बातें हमने बेसिक्स लिख दिया आपके लिए, ठीक है, कुछ बेसिक्स बातें हमने आपको लिख दिया है, इसे आप अच्छे से स्टडी कर लेना, आपको पीपीटी में मिल जाएगा।
इस पे कुछ खास चर्चा हमें करना नहीं है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने तरह का रिफ्लेक्शन होता है। दो तरह के रिफ्लेक्शन हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं जनरली। पहला हम लोग पढ़ते हैं प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन, जिसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी सरफेस प्लेन हो। कैसा हो? सरफेस प्लेन हो। प्लेन सरफेस पे क्या होता है कि अगर आप पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट कराएंगे, अगर आप पैरेलल बीम इंसिडेंट कराएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल ही जाएगा, ये बिल्कुल पैरेलल जाएगा। लेकिन जब आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में सरफेस कैसा होता है? रफ सरफेस होता है। कैसा सरफेस होता है बेटा? रफ सरफेस होता है। इसीलिए इस पे जब आप पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराएंगे, जब इस पे आप पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो जरूरी नहीं है कि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल ही जाए, ये कहीं भी जा सकती है कि नहीं? क्योंकि सरफेस रफ है, सरफेस रफ है, तो इसीलिए ये पैरेलल नहीं रह जाती। ठीक है, ये बेसिक बातें हो गई रिफ्लेक्शन के बारे में। आगे के बारे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर पे, प्लेन मिरर की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बहुत मजा आया सेशन में, बहुत अमेजिंग हमने पीपीटी बनाया था, बहुत सारी विजुअलाइजेशन हमने अच्छे से देखे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू क्लासेस हमें इसी शानदार तरीके से बनाए, थोड़ा सा आपको हौसला मेरा बढ़ाने के लिए, जोश मेरे अंदर भरने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बिल्कुल एकदम हथौड़ा मार के जाओ बेल आइकन पे। ठीक है, बेल आइकन पे बिल्कुल हथौड़ा मार के जाओ, सब प्रेस करके जाओ बेल आइकन पे, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हो, जो भी लेक्चर रिकॉर्ड होंगे आपके लिए रे ऑप्टिक्स के, सबसे पहले आप तक मैसेज रिसीव हो कि आइए लेक्चर 2 लेक्चर 3 रिकॉर्ड हो रही है रे ऑप्टिक्स की। ठीक है, रे ऑप्टिक्स की। और बढ़िया से पढ़िए शानदार तरीके से, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां से आपको ये शानदार पीपीटी डाउनलोड करने को मिलेगा। ठीक है, तो नोट्स नहीं बनाना है, जस्ट कॉपी करना है यहां से आपको। तो मिलते हैं बच्चे हम लोग अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज करेंगे। तब तक बने रहिए। आपका प्यार और देखने के लिए लेक्चर के लिए धन्यवाद।